मुंबई की बारिश आज थमने का नाम नहीं ले रही थी। खन्ना जी के पुराने सेफ हाउस की टीन की छत पर गिरती बूंदें एक अजीब सा शोर मचा रही थीं, जैसे हजारों सुइयां एक साथ गिर रही हों। बाहर तूफान था, लेकिन उस छोटे से पीली रोशनी वाले कमरे के अंदर एक अलग ही खामोशी छाई हुई थी। अर्जुन एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसकी शर्ट पास ही पड़ी थी। उसकी चौड़ी कसी हुई पीठ नंगी थी और उस पर ताज़ा जख्मों का नक्शा बना हुआ था। देवगढ़ के किले में लगी कांच की खरोंचें, बारूद से जलने के निशान और साये के साथ हुई उस जानलेवा लड़ाई के दौरान पड़े नील, सब कुछ उसकी त्वचा पर कहानी बयां कर रहे थे। खन्ना जी, जिनकी बूढ़ी उंगलियां आप कांपने लगी थीं, रुई के फाहे से उन जख्मों पर दवा लगा रहे थे। हर बार जब दवा छूती, अर्जुन की पीठ की मांसपेशियां हल्की सी कस जाती, लेकिन उसके मुंह से आह तक नहीं निकल रही थी। मालिक, बस कीजिए। खन्ना जी की आवाज रुंध गई थी। उन्होंने दवा की शीशी मेज पर रख दी। अब और नहीं देखा जाता। देखिए अपने शरीर को, ये लोहे का नहीं है, मांस और हड्डियों का है। वीर सिंह ने अपनी जान इसलिए नहीं दी थी कि आप अपनी जान जोखिम में डालते रहें। अर्जुन खामोश रहा। वो बस सामने दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी को देख रहा था, जिसकी सुरी टिक टॉक करते हुए वक्त की रेत गिरा रही थी। वो हिमालय। खन्ना जी ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में डर साफ था। वो जगह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है अर्जुन बाबा, वो मौत का दूसरा नाम है। द केज को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और आप एक बिजनेसमैन के बेटे हैं, कोई फौजी या कमांडो नहीं। अर्जुन धीरे से कुर्सी से उठा। उसने अपनी कलाई को घुमाया, जिससे हड्डियों के चटकने की एक कड़क आवाज आई। वो पलटा और खन्ना जी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, समुद्र जैसी शांत, लेकिन जिसके नीचे ज्वालामुखी धधक रहा हो। बिजनेसमैन। अर्जुन के होठों पर एक फीकी दर्दनाक मुस्कान आ गई। खन्ना जी, आपको सच में लगता है कि जब मैं 5 साल पहले गायब हुआ था तो मैंने वो वक्त किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगते हुए गुजारा था? खन्ना जी चुप हो गए। अर्जुन का ये रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कहां था, अर्जुन ने कहा, और उसकी नजरें शून्य में खो गईं। कमरे की पीली रोशनी धुंधली हो गई और अर्जुन की यादें उसे खींचकर 5 साल पीछे ले गईं। मुंबई की बारिश का शोर गायब हो गया और उसकी जगह ले ली एक खूंखार भीड़ के शोर ने। बैंकॉक, जमीन के 50 फीट नीचे, हवा में पसीने, पुराने खून और डर की गंध थी। ये एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब था, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत दम तोड़ देती थी और जानवर जाग उठते थे। लोहे के एक पिंजरे के बीच में 20 साल का अर्जुन खड़ा था। तब उसका शरीर इतना कसा हुआ नहीं था। वो दुबला पतला था, डरा हुआ था। उसके सामने 2 विशालकाय रशियन फाइटर्स खड़े थे, जिनके शरीर पर बने टैटू भी डरावने लग रहे थे। वहां नियम नहीं होते थे खन्ना जी। अर्जुन की आवाज कमरे में गुलजी, जैसे वो उस दर्द को फिर से जी रहा हो। वहां रेफरी नहीं होता था। वहां सिर्फ एक नियम था, या तो मारो या मरो। फ्लैशबैक में एक रशियन फाइटर ने अर्जुन के पेट में घुटना मारा। अर्जुन खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ा। भीड़ चिल्ला रही थी, मारो, इसे खत्म कर दो। पहले महीने उन्होंने मेरी पसलियां तोड़ी। अर्जुन ने याद किया। मैं रोया, मैंने भीख मांगी कि मुझे जाने दो, लेकिन वहां दया नाम की कोई चीज नहीं थी। दूसरे महीने मैंने दर्द को महसूस करना बंद कर दिया। यादों के उस मंजर में अर्जुन फिर से खड़ा हुआ। उसका चेहरा सूज चुका था। एक आंख बंद थी, लेकिन दूसरी आंख खुली थी और उस आंख में अब डर नहीं, भूख थी। और तीसरे साल अर्जुन की मुट्ठी भिज गई। तीसरे साल मैंने सीखा कि इंसान का शरीर सिर्फ मांस का ढांचा नहीं, बल्कि एक हथियार है। अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो पत्थर को भी तोड़ सकता है। फ्लैशबैक में अर्जुन ने रशियन फाइटर की गर्दन को अपने पैरों के बीच जकड़ा और पूरी ताकत से घुमा दिया। एक क्रंच की आवाज आई और वो विशालकाय आदमी जमीन पर ढेर हो गया। अर्जुन ने हवा में हाथ उठाया। उस दिन वो लड़का मर गया था और अनजान बादशाह का जन्म हुआ था। वर्तमान में वापस आते ही अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी शर्ट उठाई और पहनना शुरू किया। तो आप डरिए मत खन्ना जी। जो ट्रेनिंग दुनिया के बेस्ट कमांडोज को मिलती है, वो मुझे रोज रात को उस पिंजरे में अपनी जान बचाते हुए मिली है। मैं वहां से जिंदा लौट आया तो हिमालय से भी आ जाऊंगा। खन्ना जी उसे बस देखते रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा ये शख्स अब वो मासूम अर्जुन बाबा नहीं रहा। ये आग में तपकर बना फौलाद था।
लेकिन अर्जुन ने अपनी घड़ी पहनी। आपकी एक बात सही है, मैं अकेले नहीं जा सकता। ताकत मेरे पास है, लेकिन उस जेल के दरवाजे तोड़ने के लिए मुझे 2 और चीजों की जरूरत है, बेशुमार पैसा और हद पार पागलपन। पैसा? खन्ना जी ने पूछा। हमारे बैंक अकाउंट्स तो अभी भी फ्रीज हैं। अर्जुन के चेहरे पर एक शिकारी वाली मुस्कान आ गई। पैसा हमारा नहीं होगा खन्ना जी, पैसा होगा रिया सिंघानिया का। और पागलपन, वो मुझे मेरी एक पुरानी पागल दोस्त के पास मिलेगा। तैयारी कीजिए, आज रात हम शिकार पर निकल रहे हैं। वेलवेट लाउंज, मुंबई, रात 10 बजे। अगर मुंबई में पैसों की कोई खुशबू होती तो वो वेलवेट लाउंज जैसी होती। यहाँ की हवा में महंगे इत्र, पुरानी वाइन और एयर कंडीशनर की ठंडक घुली हुई थी। यहाँ एंट्री सिर्फ मेंबरशिप से नहीं बल्कि रुतबे से मिलती थी। हॉल के बीचों बीच एक नीलामी चल रही थी। मखमली कुर्सियों पर शहर के सबसे रईस लोग बैठे थे और सबसे आगे वाली वीआईपी टेबल पर किसी महारानी की तरह बैठी थी रिया सिंघानिया। उसने गहरा लाल गाउन पहना था जो हॉल की मध्यम रोशनी में चमक रहा था। उसके गले में हीरों का हार था और हाथ में शैंपेन का ग्लास। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उतनी ही ठंडी थी जितनी बर्फ। उसके बैठने के अंदाज में एक खानदानी घमंड था, जैसे वो कह रही हो कि ये पूरी दुनिया उसकी जागीर है। रॉय, रिया ने अपने सेक्रेटरी से कहा, बिना स्टेज की तरफ देखे। मुझे बोरियत हो रही है। ये विंटेज पेंटिंग्स, ये पुरानी घड़ियां, सब कचरा है। क्या इस लिस्ट में कुछ ऐसा है जो मेरा वक्त बर्बाद ना करे? सेक्रेटरी घबराते हुए आगे झुका। मैम, अगला आइटम शायद आपको पसंद आए। ये एक एंटीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। तभी अनाउंसर की आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम का सबसे खास आइटम, ये 18वीं सदी का एक रशियन मिलिट्री डिकोडर है। सोने की परत चढ़ा हुआ और अभी भी चालू हालत में। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 बचे हैं। इसकी शुरुआती बोली है 5 करोड़। रिया की नीली आंखें चमक उठीं। उसे एंटीक गैजेट्स का अजीब शौक था। उसने बिना किसी परवाह के अपना हाथ उठाया। 10 करोड़, रिया ने सपाट आवाज में कहा, और इसे पैक कर दीजिए, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। 5 करोड़ की चीज के लिए सीधे 10 करोड़? लोगों ने अपनी बोलियां वापस ले ली। कोई भी सिंघानिया एम्पायर की इकलौती वारिस से टक्कर लेकर अपना नुकसान नहीं करना चाहता था। रिया के होठों पर एक विजयी लेकिन तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। उसे पता था कि जीतना इतना ही आसान होता है। उसने अपना क्लच उठाया और जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन तभी हॉल के अंधेरे कोने से एक भारी मर्दाना आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। 20 करोड़। रिया के कदम रुक गए। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे से निकलकर अर्जुन रोशनी में आया, एक ब्लैक टक्सीडो पहने हुए, बाल करीने से पीछे किए हुए। वो किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी चाल में स्टार वाला दिखावा नहीं बल्कि एक शेर वाला आत्मविश्वास था। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कौन है? इसने रिया सिंघानिया को चैलेंज किया। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज कदमों से अर्जुन की तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज मी मिस्टर, जो भी हैं आप, क्या आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जहाँ आप दाम लगा रहे हैं। अपनी जेब चेक कीजिए, कहीं फटी तो नहीं है। वहां खड़े कुछ लोग रिया की इस बेइज्जती पर हंस पड़े, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो धीरे धीरे चलता हुआ रिया के बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि रिया उसकी परफ्यूम की मर्दाना खुशबू महसूस कर सकती थी। जेब का तो पता नहीं मिस सिंघानिया, अर्जुन ने सीधे रिया की आंखों में देखा, लेकिन आपका ईगो जरूर फटने वाला है। 25 करोड़। रिया तिलमिला उठी। उसका अपमान, वो भी सबके सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रिया की आवाज ऊंची हो गई। मैं रिया सिंघानिया हूं। मैं इस पूरे क्लब को, तुम्हारी इस सस्ती सूट को और तुम्हारी 7 पुश्तों को अभी खरीद सकती हूं। 50 करोड़। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। 50 करोड़ एक पुरानी मशीन के लिए? ये पागलपन था। सेक्रेटरी ने रिया को रोकने की कोशिश की। मैम, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन रिया ने उसे हाथ से चुप करा दिया। उसकी आंखों में अब हारने का डर नहीं बल्कि नफरत थी। अर्जुन हंसा, एक बहुत ही धीमी और आकर्षक हंसी। वो थोड़ा झुका और रिया के कान के पास फुसफुसाया, जैसे कोई राज बता रहा हो। शौक और जरूरत में फर्क होता है रिया। तुम्हारे लिए ये डिकोडर सिर्फ एक खिलौना है,
अपने कलेक्शन में सजाने के लिए, लेकिन मेरे लिए ये एक चाबी है और मैं चाबियों की कीमत नहीं देखता। अर्जुन सीधा हुआ और अनाउंसर की तरफ पलटा। 100 करोड़, डील क्लोज करो। पूरा हॉल पत्थर का हो गया। 100 करोड़। पिन ड्रॉप साइलेंस। अनाउंसर के हाथ से पसीना छूट गया। उसने कांपते हाथों से हथौड़ा मारा। 100 करोड़, सोल्ड टू द जेंटलमैन इन ब्लैक। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे हरा सकता है। उसका पैसा, उसका नाम, उसका रुतबा, आज सब कुछ एक अजनबी के सामने छोटा पड़ गया था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन उस डिकोडर के बॉक्स को लेकर उसके पास आया। रिया को लगा वो उसे चिढ़ाने आया है, लेकिन अर्जुन ने वो बेशकीमती बॉक्स रिया के हाथों में थमा दिया। रिया ने हकलाते हुए पूछा, ये क्या है? ये तोहफा मेरी तरफ से। अर्जुन मुस्कुराया। मुझे ये डिकोडर नहीं चाहिए था, मुझे तो बस आपका ध्यान, अटेंशन चाहिए था, और वो मुझे मिल गया। तुम चाहते क्या हो? रिया ने अविश्वास से पूछा। एक कॉफी, अर्जुन ने कहा, और 15 मिनट की बिजनेस मीटिंग कल सुबह 10 बजे नरीमन पॉइंट पर। अगर आप नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि रिया सिंघानिया सिर्फ पैसे उड़ाना जानती है, बिजनेस करना नहीं। अर्जुन वहां से मुड़ा और हॉल से बाहर निकल गया, बिना पीछे मुड़कर देखे। रिया उस बॉक्स को हाथ में लिए खड़ी रही। उसे गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी हलचल भी थी। आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। आज तक किसी ने उसे हरा कर तोहफा नहीं दिया था। अंडरग्राउंड फाइट क्लब, धारावी, रात 11:30 बजे। जहां वेलवेट लाउंज में इत्र और एयर कंडीशनर की खुशबू थी, वहां शहर के इस कोने में पसीने, खून और गंदे नाले की बदबू थी। अर्जुन सीढ़ियां उतरकर एक और फाइट क्लब में पहुंचा। यहां का माहौल हिंसक था। भारी रॉक म्यूजिक का शोर दीवारों को हिला रहा था। रिंग के अंदर एक लड़की थी, निशा। छोटे कटे हुए बाल, ब्लैक लेदर जैकेट और चेहरे पर एक पागलपन भरी हंसी। उसके सामने एक 6 फुट का पहलवान खड़ा था, जिसका वजन निशा से 2 गुना होगा। लेकिन निशा ऐसे नाच रही थी जैसे वो किसी डिस्को में हो, रिंग में नहीं। ओ कम ऑन बेबी, निशा ने पहलवान को चढ़ा। मुझे मारो ना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध नहीं पिलाया क्या? इतना धीरे मारोगी तो मैं सो जाऊंगी। पहलवान ने गुस्से में एक भारी घूंसा मारा। निशा ने उसे बड़ी आसानी से डक किया और फिर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए हवा में उछली और अपने घुटने से पहलवान की नाक पर वार किया। क्रंच, हड्डी टूटने की आवाज म्यूजिक के शोर में भी साफ सुनाई दी। पहलवान धड़ाम से गिरा। उफ, निशा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। ये हड्डी टूटने की आवाज, म्यूजिक टू माय ईयर्स। भीड़ निशा चिल्लाने लगी। निशा ने अपनी पानी की बोतल उठाई। तभी भीड़ के धुएं और अंधेरे के बीच उसे एक चेहरा दिखाई दिया, अर्जुन। निशा की हंसी 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपनी बोतल फेंकी, अपने बूट से एक लंबा चाकू निकाला और भीड़ को चीरते हुए अर्जुन की तरफ दौड़ी। अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला। निशा ने छलांग लगाई और अर्जुन के गले पर चाकू रख दिया। चाकू की ठंडी धार अर्जुन की त्वचा को छू रही थी। कोई और होता तो डर से कांप जाता, लेकिन अर्जुन की धड़कन सामान्य थी। तू? निशा की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में पागलपन और खुशी का मिश्रण था। तू जिंदा है? मैंने सुना था तू मर गया। साले, मैंने तेरे नाम का टैटू बनवाने का सोचा था। टैटू बाद में बनवा लेना। अर्जुन ने बहुत ही शांत भाव से अपनी उंगली से चाकू की धार को अपने गले से दूर किया। अभी मुझे तुम्हारी गन की जरूरत है। निशा एक पल के लिए चुप रही, फिर वो पागलों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने चाकू वापस रखा। गन? अर्जुन बाबू, तुम हमेशा मुसीबतों में ही क्यों आते हो? वो अचानक गंभीर हो गई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। किसने पंगा लिया? नाम बताओ, मैं उसका भेजा अभी फ्राई कर दूंगी, फ्री में। इस बार पंगा छोटा नहीं है निशा, अर्जुन ने कहा। टारगेट बहुत बड़ा है, हिमालय, एक ऐसी जेल जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वहां 200 गार्ड्स हैं, थर्मल सेंसर्स हैं और सब के सब हाईटेक वेपन्स से लैस हैं। ये मिशन सुसाइड है, सुसाइड।
किसी भी सामान्य इंसान के लिए ये शब्द भागने का इशारा होता, लेकिन निशा के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जैसे किसी बच्चे को दिवाली का सबसे बड़ा बॉम्ब मिल गया हो। 200 लोग। निशा खुशी से उछल पड़ी। और मुझे मारने की फुल परमिशन? कोई पुलिस नहीं, कोई जेल नहीं, कोई नहीं। अर्जुन ने कहा, आई लव यू बॉस। निशा ने अर्जुन को जोर से गले लगा लिया। कब चलना है? मैं अपनी बेबी को पॉलिश कर लूं? अर्जुन ने उसे अलग किया और उसकी आंखों में देखा। कल सुबह तैयार रहना, और हाँ, अपनी ये पागल हंसी भी लेते आना, हमें इसकी वहां बहुत जरूरत पड़ेगी। अर्जुन मुड़ा और अंधेरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। टीम तैयार हो रही थी। ताकत अर्जुन, पैसा रिया और पागलपन निशा, 3 अलग अलग दुनिया के लोग अब एक ही मकसद के लिए साथ आने वाले थे। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि जिस डिकोडर को उसने रिया को गिफ्ट किया था, वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो एक मुसीबत थी। उस डिकोडर के अंदर कुछ ऐसा छिपा था जो पूरी टीम को खतरे में डाल सकता था। हिमालय का तूफान तो बस शुरुआत थी।